हाँ तो नमस्ते नमस्कार साथियों, संस्कार कोचिंग आर्ट्स क्लास के आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं सिलवान सिंह आपको लेकर चलता हूँ आज विसर्ग संधि की ओर और देखते हैं संधि में बहुत खतरनाक नियम और बहुत इजी वे में हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। आइए देखते हैं नियम नंबर 4 को। इसमें देखेंगे यदि विसर्ग से पहले अगर छोटी ई या छोटा ऊ हो तथा उसके बाद में क ख के बाद में ट ठ और त थ को छोड़ देंगे, फिर प फ आए तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। याद रखना है, इसके नीचे हलंत दिया हुआ है, आधा मूर्धन्य स होगा। इसमें भी आपको मैं ट्रिक ये बताऊंगा कि याद रखना है, क ख के बाद क ख ग के बाद च छ वाला छोड़ देना है, यानी च छ नहीं रहेगा, फिर ट ठ आएगा, फिर त थ छोड़ देना है। इसके बाद प फ ब भ आए तो विसर्ग का क्या होता है, आपको मूर्धन्य स हो जाता है। आइए देखते हैं, जैसे नी हो गया नी और इसके बाद में आगे जो दिया हुआ है यहाँ छोटी की मात्रा दिया हुआ है, जो यहाँ लिखा हुआ है नी और प्लस प्राण बराबर निष्प्राण। कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ छोटी की मात्रा आया और विसर्ग के बाद में कह रहा है प फ, है ना, तो यहाँ देखिए प आ गया, इसलिए इस विसर्ग का होगा ये मूर्धन्य स हो जाएगा। तो इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, निष्प्राण। आगे देखिए निह प्लस कपट बराबर क्या होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर न में छोटी की मात्रा है और छोटी ई जब आ गया और इसके बाद विसर्ग हुआ, इसके बाद पुनः देखते हैं तो क है, तो रूल में कह रहा है क ख ट ठ और प फ आए तो विसर्ग का क्या होता है, विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। इसके आधार पर इसका भी मूर्धन्य स होगा। और निष्ठुर में देखिएगा यहाँ पर जो है, यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है, अगर ऐसे लिखा जाता है तो ये 12 ऊ होता है, अगर ऐसे लिखाता है तो छोटा ऊ होता है। तो नी के नौ में छोटी की मात्रा हो गया, छोटी के बाद विसर्ग है, अब विसर्ग के बाद यहाँ पर देख रहा है कि क्या है, ऊ की मात्रा आया है, तो यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ, और विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ आए तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। तो यहाँ पर ठ भी है और ठ में ऊ की मात्रा, इसके आधार पर ये ठ जो होगा क्या होगा, आपको सॉरी विसर्ग जो होगा वो विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाएगा, है ना। इसी पर एक इसमें अपवाद आता है, इसको ध्यान देंगे, अधिकतर एग्जाम में पूछता है दू प्लस ख। देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले ऊ की भी मात्रा है और यहाँ पर क ख में से ख है, लेकिन इसका बनना चाहिए उसके आधार पर तो ऐसे बनना चाहिए दू और विसर्ग का, है ना, आधा मूर्धन्य स और एक ख। ऐसे नहीं होता है, ये गलत है, एक्सेप्शन में आता है, अपवाद में आता है, इसलिए ऐसे दुख लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम विसर्ग का स हो जाना। विसर्ग का स कैसे होता है, यदि विसर्ग के बाद त हो या थ हो तो विसर्ग का स में बदल जाता है, यानी स हो जाता है, यानी स होगा। यहाँ हलंत दिया हुआ है, समझेंगे कि आधा होगा तो दू का दू, और ये विसर्ग जो होगा तो विसर्ग का ये स हो जाता है, तो यहाँ आधा हम स लिख दिए। इसके बाद में क्या बचा जी, तो आधा तो तर लिख दिए, तो दुस्तर। इसी तरह यहाँ पर न आई म तो न आया, विसर्ग के पहले बाद में यहाँ पर त है तो विसर्ग जो होगा वो क्या होगा, स में बदल जाएगा, आधा स और त पर एक दिए तो नमस्ते, यानी ये विसर्ग का स हुआ है। आप इसी तरह देखेंगे मनः प्रस्ताव बराबर तो क्या बनेगा, म है न है और विसर्ग जो है वो स में बदल जाएगा, आधा स और बाद ता प मनस्ताप। इसी पर नी आए क्या हो जाएगा, आधा स ते आज निस्तेज। आगे देखते हैं, रूल नंबर 6 का रहा है कि विसर्ग का लोप हो जाना। लोप हो जाने का मतलब होता है कि विसर्ग खत्म हो जाता है, विसर्ग हट जाता है। अब कैसे हटेगा, इसके लिए मैंने आपको तोड़ करके 3 नियम में बताया है। पहला नियम कह रहा है यदि विसर्ग के बाद, यहाँ मिटक गया, यदि विसर्ग के बाद छ आए और विसर्ग का लोप हो जाता है, यदि विसर्ग के बाद छ आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अब किस कंडीशन में होगा वो देखेंगे कि छ से पहले यानी च जुट जाता है, ये भी रखना है कि अगर विसर्ग के बाद छ आए तो विसर्ग तो खत्म हो ही जाएगा और उसके पहले च जुटेगा, तो याद रखना है आधा च। अब देखिए अनु प्लस छेद बराबर क्या बनेगा, तो हम यहाँ बात करेंगे
यहाँ पर नु, और देखिए ये विसर्ग जो है वो विसर्ग जो है उसका लोप हो जाएगा, और लोप होगा, और लोप होने के बाद यहाँ छ है तो छ के पहले आधा च आएगा, आधा च लिख दिए, और यहाँ पर छेद लिखा हुआ है तो इसको लाकर यहाँ पर रख दिए तो अनुच्छेद हो गया। आगे देखते हैं, छत्र प्लस छाया बराबर क्या बनेगा, तो यहाँ पर हम बात करेंगे छ, यहाँ पर त्र का छत्र, ये जो विसर्ग है ये विसर्ग का लोप हो गया, और इसके बाद छ आया तो ये आधा क्या हो गया, आधा च हो गया, है ना, आधा च, इसके बाद में छाया का छाया लिख दिए तो छत्र छाया, समझे। आगे देखेंगे, एक्सक्यूज मी, रूल नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर यदि विसर्ग के बाद र आए, विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग खत्म हो जाएगा, तथा उससे पहले का जो स्वर होगा वो दीर्घ स्वर में बदल जाता है। यानी दीर्घ समझिए, दीर्घ का मतलब बड़ी की मात्रा होता है, और ह्रस्व का मतलब छोटी की मात्रा होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये नी नौ में छोटी की मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा, और विसर्ग जो है ये जो विसर्ग आपको यहाँ दिख रहा है ये विसर्ग का लोप हो जाएगा, ये विसर्ग हट जाएगा। इसके बाद क्या बचा, रस, तो रस को लाकर यहाँ भर दीजिए तो हो जाएगा नीरस। आगे देखते हैं, यहाँ पर नौ में छोटी की मात्रा है, इसका विसर्ग है, और पुनः क्या आया है, र आया है, तो रूल में कह रहा है कि विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और जो छोटी ई रहेगी वो बड़ी ई में बदल जाता है। यानी तो ये क्या लिखेंगे, हमें नौ में छोटी ई की मात्रा जो है इसको क्या करेंगे, बड़ी की मात्रा कर देंगे नी, और विसर्ग का लोप हो गया, और रो अगर रोग का रोग लिख दिए तो नी रोग, मतलब बिना रोग का। आगे देखेंगे, रूल नंबर 3 इसमें करें, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, विसर्ग के पहले अ या आ हो तथा विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अब यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर भिन्न स्वर क्या होता है। भिन्न स्वर का मतलब यहाँ पर हुआ, यानी विसर्ग से पहले अ या आ हो तथा विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर का मतलब हुआ कि अ आ को छोड़कर बाकी कोई और, यानी भिन्न का मतलब हुआ कि अ आ को छोड़कर बाकी कोई और, यानी विसर्ग से पहले अ या आ हो, अ या आ हो कहने का मतलब अ आ को छोड़ करके बाकी कोई स्वर आएगा तो उसको हम भिन्न स्वर बोलेंगे। तो भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं, अतः प्लस एवं लिखा है तो अतः के त, ये विसर्ग का जो है वो लोप हो जाएगा, हट जाएगा, एवं का एवं जुड़ जाएगा तो अतः एवं, है ना। अब बात करेंगे इधर का रूल नंबर हम देखेंगे 7, 6 बता दी। अब आइए 7 नंबर रूल की ओर लेकर चलते हैं आपको। हाँ तो साथियों आइए रूल नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है, देखिए 7 कह रहा है यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिएगा, इसमें विसर्ग जैसे का तैसे रह जाएगा। याद क्या रखना है कि विसर्ग से पहले अ हो। आप देख रहे हैं यहाँ विसर्ग है और विसर्ग से पहले त दिया है, तो त दिया है तो आपको पता है कि त कैसे बनता है, आधा त प्लस अ मिलाकर क्या बनता है, त बनता है। तो विसर्ग से पहले अ आ गया, है ना। विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग का क्या होता है, विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं रहता है। कहने का मतलब विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ प्लस को हटा देंगे, बाकी दोनों को सटा देंगे, यानी दोनों को लिख देंगे, बन गया। बहुत इजी है। अंतः, अंतः प्लस क्या हो गया, करण, अंतःकरण। इसी तरह अंत यहाँ पर क्या हो गया, अंतःपुर। इसी तरह र ज इसका रजह कर। इसी तरह प्रातः का आल प्रातः काल। बहुत अपन देखिए अपवाद में एक आता है, अपवाद को खास करके ध्यान देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, नमः प्लस कार। तो ये भी तो उसी रूल के आधार पर था। ये म है तो म है, तो म है तो कहने का मतलब है कि म में भी तो अ है। जब म में आपको अ है तो म में जब अ है तो और म के बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद क है, तो रूल तो यही लगना चाहिए, है ना। क्योंकि ये
हटना नहीं चाहिए, ये विसर्ग का विसर्ग रहना चाहिए। लेकिन ये दोनों जो है वो अपवाद में आते हैं। अपवाद करने का मतलब एक्सेप्शन में आते हैं, रूल नहीं मानते हैं, है ना। और इसीलिए ये जो विसर्ग होता है, ये विसर्ग का आधा जो है वो दंत्य स हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो आधा दंत्य स हो जाता है, तो नमः प्लस कार बराबर नमस्कार, अब पुरः प्लस कार बराबर पुरस्कार। इसको ध्यान में रखना है। ये दो गो एक्सेप्शन में आता है, अपवाद में आता है, और खास करके अपवाद वाला जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आइए मैं आपको संधि का एक बहुत ही खतरनाक चीज बता रहा हूँ, जो यहाँ पर देखना है कि संधि को देखिए। जो स्वर संधि का डिफिनीशन होता है, तो स्वर में स्वर जुटेगा। कहने का मतलब जब दो स्वरों का मेल हो तो स्वर संधि कहलाता है, यानी स्वर बन के साथ स्वर बन के मेल से स्वर मन में जो भी कार्य उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर में व्यंजन जुटेगा या व्यंजन में स्वर जुटे या व्यंजन में व्यंजन जुटे तो उसे व्यंजन कहते हैं। इसीलिए इसका डिफिनीशन होता है स्वर और व्यंजन के साथ या व्यंजन और व्यंजन के साथ व्यंजन में जो भी कार्य उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहेंगे। और इसके बाद यहाँ पर विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग में स्वर जुटेगा और विसर्ग में व्यंजन भी जुटेगा। तो स्वर और व्यंजन के मेल से यहाँ पर विसर्ग का डिफिनीशन होता है कि स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो भी कार्य उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। और एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है जो आप हमेशा याद रखेंगे, जो मैं आपको नोट में दिया हूं कि विसर्ग के पहले हमेशा स्वर आता है। कभी भी याद रखिएगा व्यंजन नहीं आ सकता है। जितना आप इधर विसर्ग संधि देखे हैं वो सारे के सारे विसर्ग संधि में हम देखेंगे कि सारे के सारे विसर्ग संधि में यानी हमेशा स्वर आता होगा। यहाँ भी न आया, यहाँ भी उ की मात्रा आया, यहाँ भी न आया तो न में अ है, यहाँ भी न आया। कहने का मतलब कभी भी यहाँ हलंत नहीं आएगा। अगर आपको कोई व्यंजन वर्ण है, अगर उसमें हलंत आता है तब आप समझेंगे कि वो जो है वो क्या है, व्यंजन है। लेकिन इसमें कहीं भी हलंत नहीं रहेगा, अर्थात स्वर होगा, है ना। मुझे उम्मीद होगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। बाकी सारा मैं अपना क्लास का वीडियो टोटल नहीं डाल पाता हूँ, कुछ समस्या है। अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे और उन बच्चों तक इसे पहुँचाने का कोशिश करेंगे जो दूर दराज तक बैठे हुए हैं और जहाँ पर शिक्षा की कमी है वहाँ तक आप पहुँचाने का कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।